हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, यानी बालक का विकास का सिद्धांत है, किस प्रकार आगे बढ़ता है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले क्लास में, पिछले सेशन में मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी, जिसके प्रवर्तक एरिक्सन थे। उन्होंने कहा था कि बालक का विकास होता है उसके ऊपर काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है, उसमें सामाजिक अवधारणा का प्रभाव पड़ता है, यानी बालक जिस सामाजिक परिवेश में रहता है उस समाज में कौन सा प्रवेश है, कौन सी अवधारणा है, उनका प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने बालक के विकास की जो क्रम है उनमें 8 अवस्थाएं बताई थी। पहला कहा था कि विश्वास अविश्वास की अवस्था है, स्वतंत्रता संदेह की अवस्था, लज्जाशीलता है, आत्मबल आत्म प्रेम की अवस्था है, अपराध भाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस प्रकार इनके द्वारा 8 अवस्थाएं हैं वो बताई गई थी। हमने इनके बारे में विस्तृत चर्चा की थी, तो दोबारा बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमने 8 जो अवस्थाएं वो देखी थी। आज हम एक नवीनतम सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसकी अगर हम बात करते हैं, जिसका नाम कौन सा आता है, अगर बात करते हैं इस सिद्धांत का, तो उस सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, या सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक अपने वाइगोत्स्की हैं। तो वाइगोत्स्की के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। तो इसमें चलते हैं, बात करते हैं कि क्या यह सिद्धांत था और इसमें वाइगोत्स्की द्वारा कौन कौन सी बातें हैं वो बताई गई थी। तो वाइगोत्स्की का कौन सा है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक जो होता है उसके संज्ञानात्मक विकास पर समाज और संस्कृति का योगदान रहता है। समाज और क्या, संस्कृति का योगदान रहता है, इसलिए इसे सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी हम जिस समाज में रहते हैं, जिस कल्चर में पढ़ते हैं, जिस कल्चर में बड़े होते हैं, इसका भी हमारे जो विकास पर, बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसी के अनुसार इस सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, यानी सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है। उसके प्रवर्तक अगर आपसे पूछ लिए जाए तो वो कौन से होंगे, उसके प्रवर्तक अपने जो मनोवैज्ञानिक है वाइगोत्स्की, यानी वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक के विकास पर सामाजिक और संस्कृति का प्रभाव होता है। सिगमुंड फ्राइड क्या कहते हैं, काम प्रवृत्ति होती है। दूसरा अगर हमने पढ़ा था, एरिक्सन कहते हैं कि बालक के समाज की जो अवधारणा है उसका बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। और ये कहते हैं संस्कृति और सामाजिक अवधारणाएं हैं, उन दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसमें अगर कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत होता है, संज्ञानात्मक क्या होता है, विकास का सिद्धांत होता है। इसमें बालक जो है वो विभिन्न प्रकार की उन्नति करता है, दूसरों की मदद लेकर किसी भी काम है उसको कह सीखता है, यानी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। इस सिद्धांत में यह बताना चाहते हैं कि बालक कोई भी अनुक्रिया करता है, किसी भी प्रकार का कार्य करता है या कोई कार्य नवीनतम सीखता है, वो दूसरों की मदद से सीखता है। दूसरों की मदद के द्वारा उसका जो कार्य है वो किया जाता है। इसका है दूसरों की कार्य के द्वारा किया जाता है। सबसे ज्यादा जो बालक होता है वह कहाँ सीखता है, खेल के मैदान। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि बालक जो होता है वो सबसे ज्यादा कब सीखता है, तो बालक के द्वारा सबसे ज्यादा खेल के मैदान में सीखा जाता है। कि कौन से है, सीखा जाता है। तो बालक जो होता है सबसे ज्यादा खेल के मैदान में सीखता है। इस सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है, या समेगा। या अगर हम बात करते हैं इस सिद्धांत का दूसरा नाम जो है वो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। व्यक्ति की संवेदना इसमें अग्रसर होती है, बालक जो होता है उसकी संवेदनाएं होती है। यानी हम देखें खेल के मैदान में, तो खेल के मैदान में सारे बच्चे खेलते हैं, किसी की संवेदना कुछ भी होगी, कोई भय वाला होगा, कोई चतुर होगा, कोई झगड़ालू होगा, किसी में किसी प्रकार की आक्रामकता का भाव होगा। तो सभी प्रकार की जो परिवेश परिस्थिति होती है, सभी प्रकार के बालक होते हैं, उन बालकों के द्वारा आपस में खेल माध्यम से क्या विभिन्न प्रकार की बातों को सीखा जाता है, विभिन्न प्रकार की बातें हैं वो सीखने को मिलती है। तो कौन सा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और सामाजिक कारक और जो क्या भाषा है, सामाजिक कारक जिस समाज में हम रहते हैं और जिस संस्कृति में रहते हैं उसका मुख्य प्रभाव देखने को मिलता है, मुख्य प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत में बालक दूसरे जो अपने से बड़े हैं, छोटे हैं, उनके द्वारा सीखता है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर व्यक्तित्व परिस्थिति में होता है। अंतरा व्यक्तित्व, व्यक्ति खुद के बारे में जाने, अंतर व्यक्तित्व है यानी दूसरे के सहयोग से बालक क्या है, सीखता है। पूछ लिया जाता है कि इस सिद्धांत में किस प्रकार के व्यक्तित्व सामाजिक होता है, इस प्रकार के
जो सिद्धांत है इसमें अंतर्व्यक्तित्व के आधार पर बालक है सीखता है, यानी अपने से ज्यादा कोई कुशल होगा, कोई विद्वान होगा, हम उसकी मदद से किसी बात के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो बालक का जो विकास होता है वो अपने से कुशल है, विद्वान है, उन व्यक्तियों के द्वारा अंतर्व्यक्तित्व बातचीत करके विभिन्न बातों पर अंत्यक्रिया करके बालक सीखता है और आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए इस सिद्धांत को संयुक्त विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी ZPD के नाम से भी जानते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त विकास का सिद्धांत है वो किस सिद्धांत को कहा जाता है। संज्ञानात्मक या सांस्कृतिक सिद्धांत को संयुक्त विकास का सिद्धांत कहा जाता है, यानी जोन ऑफ प्रोक्सीमेट डेवलपमेंट है। कौन सा है? जोन ऑफ प्रोक्सीमेट डेवलपमेंट है, यानी ZPD के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ZPD के नाम से जानते हैं। तो ZPD होता क्या है, यानी जोन ऑफ प्रोक्सीमेट डेवलपमेंट थ्योरी है। इसमें होता क्या है, इसमें इन्होंने बताया कि जो बालक जिनका अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है वो किसी भी कार्य करने को, कोई भी जो कार्य है उसको स्वयं के द्वारा करने में वह अभी सक्षम नहीं हुए हैं, तो वह अपने से बड़े माता पिता है, अपने से बड़े भाई बहन है, या अपने से बड़े समाज में कोई व्यक्ति है, उनका सहयोग लेते हैं। उनका क्या है? सहयोग लेते हैं और उस कार्य को करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? ZPD के नाम से जानते हैं। इसे अगर हम बात करते हैं संयुक्त विकास का क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यानी कोई बालक हो तो उसका भी विकास नहीं, छोटा है, वो कोई जो कार्य है वो करना तो चाहता है लेकिन उस कार्य को करने में अभी सक्षम नहीं, एबल नहीं है, उसके द्वारा उस कार्य को द्वारा नहीं किया जाता है, तो वह अपने से बड़े माता पिता या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा सहयोग देता है और उस कार्य को संपन्न करता है। इसे क्या कहते हैं? निकट विकास का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दो प्रकार के ये कार्य करते हैं। जो ZPD है ये दो रूपों में कार्य करता है। इस सिद्धांत की हम बात करते हैं, दो तरीके हैं जिसके द्वारा बालक है किसी भी कार्य को पूरा करता है। एक तो क्या होता है कि व्यक्ति है, कोई बालक है, उसके द्वारा किसी भी कार्य को उसके द्वारा नहीं, अपने आप समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी क्या है? एक तो निम्नतम सीमा होती है, एक कौन सी होती है? उच्चतम सीमा होती है। ये तो कौन सी होती है? निम्नतम सीमा होती है। कोई जो कार्य बालक के द्वारा किया जा रहा है तो उसमें एक तो कौन सी लोअर लिमिट होती है, निम्नतम सीमा होती है। तो इस क्षेत्र में बालक जो है वो कोई कार्य कर रहा है, वो बगैर किसी के सहयोग से केवल स्वयं के माध्यम से करता है। ZPD में दो स्तर बताए गए, यानी दो स्तरों पर बालक कार्य करता है। एक तो लवर स्तर होता है, निम्नतम सीमा होती है, जिसमें बालक बगैर किसी के सहयोग से, जो अपने से बड़े हैं या अपने से जो आदर्श है, भाई है या परिवेश के लोग हैं, उन किसी की भी जो क्या है सहयोग नहीं लेता है और किसी कार्य को अपने आप कर लेता है, स्वयं कर लेता है, तो इसे निम्नतम सीमा कहा जाता है। दूसरी अगर बात करते हैं उच्चतम सीमा है, यानी हायर लिमिट होती है। जब बालक किसी कार्य को स्वयं अपने द्वारा नहीं कर पाता है और किसी भी प्रकार से कोई बाहरी मदद लेता है और उस कार्य को पूरा करता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे अगर हम बात करते हैं हायर लिमिट के नाम से जाना जाता है। तो भारी मदद जो होती है उसके माध्यम से बालक जो होता है वो किसी कार्य को आसानी से और नवीनतम तरीके से जल्दी से कर पाता है। कौन सा है? हायर स्टेज में होते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें बालक जो होता है वो तुरंत प्रभाव से है, अपने से क्या बड़ा है उसे कुछ ये समस्या मेरे सामने आ गई, उसके बारे में बताए तो क्या बड़े वाला व्यक्ति थोड़ी सी हिंट दे देगा और वह बालक है उस कार्य को जल्दी से पूरा कर लेता है। इसके बाद एक पॉइंट आता है सके फोल्डिंग होता है, यानी जो बालक होता है उसके द्वारा कोई समस्या आ गई है, कोई समस्या आ गई है, तो ZPD के माध्यम से वह उसे किस प्रकार से हल करता है, इसे क्या है किस प्रकार से करता है। तो इसके 4 स्तर बताए गए हैं। कौन से आते हैं? 4 स्तर बताए गए हैं। तो पहला तो कौन सा आता है? सबसे पहले वह दूसरों की मदद ले। व्यक्ति के सामने ZPD के थ्रू किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ गई है, उस समस्या को उसे हल करना है, तो पहला तो पॉइंट कौन सा है? वह सीधा सा डायरेक्ट है, दूसरों से क्या मदद लेगा। दूसरा जो व्यक्ति है उससे बड़ा है, उससे क्या है मदद लेता है। फिर अगर हम बात करते हैं मदद लेने के बाद उस समस्या को स्वयं समझे। पहले तो क्या है किसी दूसरे व्यक्ति से जो अपने से निपुण है, विद्वान है, उससे मदद लेता है। फिर वो जो समस्या होती है उसको बालक स्वयं समझता है, बालक के द्वारा स्वयं उसके बारे में विचार किया जाता है। अब बालक अपनी समस्या जो होती है उसको धीरे धीरे समझने लगता है और स्वयं हल करने लगता है। बालक के द्वारा सर्वप्रथम दूसरों से सहयोग, फिर उस समस्या के बारे में स्वयं सोचता है,
फिर धीरे धीरे उस समस्या को तोड़ने लगता है, उसके बारे में जो नतीजे हैं वो लाने लगता है, हल करने लगता है, और उसके बाद में क्या है धीरे धीरे उस समस्या को हल करता जाता है, और अंत में क्या है निपुणता उस समस्या को हल करने में क्या है वह सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है, यानी वह बिना किसी के निपुणता कर दूसरों की सहायता से उस समस्या को सोल्व कर लेता है। फिर बाद में क्या है एक शुरू में दूसरे पूछा, फिर समस्या को समझा, फिर धीरे धीरे उसको सोल्व करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे सोल्व करते करते क्या है वह उस समस्या के जड़ तक पहुंच जाता है, समाधान तक पहुंच जाता है, फिर वह उसमें क्या कार्य को करने में निपुण हो जाता है। फिर वह उससे कोई दूसरा पूछे तो उसके बारे में क्या है अपने आप बता देता है, क्योंकि वह निपुण हो जाता है। जैसे आप है, मैं शुरू में हमें 2 का पढ़ा नहीं आता था, तो किसी के द्वारा हमारे विद्वान टीचर थे उनके द्वारा बताया, फिर हमने क्या है उसके बारे में स्वयं हमने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे क्या है पढ़ना स्टार्ट किया, फिर बार बार हमने उसका रिपीटेशन किया, और अंत में क्या है 2 के पढ़े में आज निपुण हो गए, आज हम दूसरे व्यक्ति को भी क्या है पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो होता है उसमें स्वयं पहले तो किसी दूसरे की मदद से सीखता है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास के माध्यम से अंत में वह कहे दूसरे की मदद करने लगता है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या है ZPT कहा जाता है। ZPT यानी विकास की अगर हम बात करते हैं जोन ऑफ प्रोक्सीमेट डेवलपमेंट होता है, विकास के सिद्धांत की संयुक्त विकास का सिद्धांत। कोई भी समस्या आती है तो हम अपने समिति के व्यक्ति जो होता है यानी हायर होता है, निमंत्रण होता है, उनका सहयोग देते हैं, उस समस्या को सोल्व करते हैं। सबसे ज्यादा विकास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा होता है खेल के मैदान। खेल के मैदान में यह विकास की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। तो ये हमारा कौन सा था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, या अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत है, या इसे ZPT के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया था कि बालक को किसी प्रकार की समस्या आती है तो वह अंतर व्यक्तित्व के माध्यम से उस समस्या के बारे में अपने से विद्वान या गुणी व्यक्ति के बारे में पूछता है, उसके द्वारा पूछा जाता है और उस समस्या का समाधान किया जाता है। तो ये हमारा क्या है एक सिद्धांत कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, अगले सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। नैतिक विकास सिद्धांत है, नैतिक विकास सिद्धांत है जिसके प्रवर्तक कौन से आते हैं लॉरेंस कोलबर्ग है। नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक है वो कौन से आते हैं लॉरेंस कोलबर्ग है, उनके द्वारा यह सिद्धांत है वो बताया गया था। तो इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें आती है, इसमें क्या है इनके द्वारा कौन कौन सी बातें बताई गई थी। तो सिगमुंड फ्रायड ने क्या कहा था काम प्रवृत्ति की बात। इसके बाद की अगर बात करते हैं अगले मनोवैज्ञानिक आए थे जिसमें क्या सामाजिकता के बारे में चर्चा की, यानी एरिक्सन आते हैं वो क्या समाज की अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं। तीसरे हमने चर्चा की है वाइगोत्स्की है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है अपने से बड़े व्यक्तियों के माध्यम से किसी भी समस्या के बारे में ढूंढता है और जानता है, यानी उसके सामाजिक व सांस्कृतिक का प्रभाव व्यक्ति के जो प्रभाव है उसके ऊपर पड़ता है, व्यक्ति के विकास पर प्रभाव पड़ता है। अब हम चौथा सिद्धांत पढ़ते हैं जिसके कौन सा आता है लॉरेंस कोलबर्ग है, यानी सिद्धांत का नाम कौन सा है नैतिक विकास का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में यह क्या बताना चाह रही है इसके बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। इसमें जो लॉरेंस कोलबर्ग है ये कहते हैं, इनका मानना है कि बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए उसमें तर्क व चिंतन है, यानी बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए उस बालक में तर्क व चिंतन जो होता है, यानी तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। कोई जो बालक होता है उसकी अगर हम नैतिकता के बारे में जान, यानी किस प्रकार का वह नैतिक या भगवान के बारे में सोच रहा है, नैतिक कार्य कर रहा है, उसके बारे में अगर हम जानना चाह रहे हैं तो उस बालक के बारे में सर्वप्रथम हम तर्क वितर्क के भाव को जानेंगे और उसकी अगर बात करते हैं चिंतन है उसका विश्लेषण करते हैं, यानी वह बालक जो है वो नैतिकता का कितना आधार बताएगा, तर्क वितर्क कितना करता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसको परखेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि वह बालक अगर योग्य है तो वह 6 अवस्थाओं के माध्यम से, अगर लॉरेंस कोलबर्ग है उन्होंने क्या इस आधार पर इस सिद्धांत की 6 अवस्थाएं बताई थी, जिन्हें अगर हम बात करते हैं 3 स्तरों में बांटा है। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा चिंतन और किसी भी व्यक्ति के नैतिकता के बारे में आकलन करने के लिए 3 अवस्थाएं बताई और उन्हें 6 स्तरों में बांटा है। विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं बताई थी और यह जो अवस्थाएं हैं इनकी अगर हम बात करते हैं 6 अवस्थाएं हैं, इनको 3 सत्रों पर बांटना है, सॉरी 6 अवस्थाएं हैं इन्हें 3 सत्रों पर बांटा है, यानी इन आधार पर हम किसी भी जो व्यक्ति है उसके विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो लॉरेंस कोलबर्ग है नैतिकता को चिंतन के और तर्क वितर्क के आधार पर विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने के बाद में 6 अवस्थाएं बनाई हैं
और इन्हें 3 सत्रों पर बांटा है। इन्हीं 3 सत्रों के आधार पर उन्हें बालक के विकास के बारे में चर्चा की है। तो कौन कौन से 3 स्तर है? पहली अगर हम बात करते हैं प्री कन्वेंशनल स्तर होती है, पूर्व परंपरागत स्तर। कौन सा स्तर है? प्री कन्वेंशनल स्तर है, पूर्व परंपरागत स्तर है। 4 से लेकर 10 वर्ष का जो बालक है, 4 से लेकर 10 वर्ष की आयु का जो बालक होता है उसके बारे में प्री कन्वेंशनल स्तर लागू होता है, यानी पूर्व परंपरागत स्तर है। परंपरागत आने से पहले का जो स्तर होता है उसे पूर्व परंपरागत कहा जाता है। यानी आप देखिएगा इसमें स्तर क्यों बांट रहा है, इसमें व्यक्ति का जो चिंतन है और उसके तर्क वितर्क करने की शक्ति है उसके बारे में जो लॉरेंस कोलबर्ग है वो आकलन कर रहे हैं, उसके बारे में जांच रहे हैं कि बालक में नैतिकता का भाव है या नहीं है। तो इसलिए 3 जो स्तर 3 बताए हैं, अवस्थाएं 6 बताइए। पहली कौन सी आती है? पूर्व परंपरागत स्तर है, प्री कन्वेंशनल स्टेट है, 4 से लेकर 10 वर्ष की आयु तक। इस स्तर में बालक के तर्क व चिंतन का आधार भारी घटना होगी। इसमें 4 से 10 वर्ष का जो बालक होगा उसके नैतिकता के बारे में जांच कर रहा है, जो लॉरेंस कोलबर्ग है उसके नैतिकता के बारे में जांच रहा है। तो इसमें क्या है, उसकी नैतिकता के बारे में जांचने की जो स्तर होगा वो क्या होगा? भारी होगा। यानी बालक के सामने जो 4 से लेकर 10 वर्ष का बालक, इनमें से मध्य कोई बालक हो सकता है, इस उम्र का जो बालक होगा तो उसको भारी घटनाएं हो रही है, किसी प्रकार किसी को पीट रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, कोई किसी को उठाकर ले जा रहा है, किसी भी प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो उसमें क्या भारी घटनाएं बालक को दिखाई जाती है और उसके बारे में फिर उसकी नैतिकता के बारे में आकलन किया जाता है, यानी वह उस घटना के बारे में क्या तर्क कर रहा है, क्या विचार दे रहा है और उसके बारे में क्या चिंतन कर रहा है। तो बालक को जो होती है प्री कन्वेंशनल स्तर है, पूर्व परंपरागत स्तर है, इसमें बालक तर्क चिंतन का आधार भारी घटना होती है। वह भारी घटना को, बालक जो होता है बाहरी घटना को किस प्रकार सही बताता है, किस प्रकार गलत बताता है, इस आधार पर उसकी नैतिकता का आकलन है किया जाता है। बाहरी घटना किसको सही गलत बताता है, किसको उचित बताता है, किसको अनुचित बताता है, इन सभी के आधार पर बालक की जो नैतिकता है उसका आकलन किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। इसकी अगर बात करते हैं तो 2 स्तर, इसके भी 2 स्तर बना दिए गए। इसके भी क्या है? 2 स्तर बना दिए गए। एक तो क्या है आज्ञा देगा, दूसरा क्या है? दंड देता है। एक तो क्या होता है? आज्ञा है, और दूसरा की अगर बात करते हैं दंड की अवस्था है, अहंकार की अवस्था है और अदला बदली की अवस्था है। ठीक है, पहला तो कौन सा आता है? पहला तो कोई व्यक्ति है उसे क्या है, एक तो उसे दंड दिया जाता है, दंड के आधार पर पूछा जाएगा, और दूसरा अगर क्या है? आज्ञा दी जाएगी। तीसरा क्या? अहंकार है और अदला बदली है। यानी कोई जो व्यक्ति है उसे पहले तो क्या दंड का डराएंगे कि तो इसके नैतिकता के बारे में क्या विचार। कोई जो बालक है उसको कहा जाता है कि तेरे सामने ये घटना, अगर तू सही बताएगा तो ठीक है, गलत बताएगा तो दंड मिलेगा। तो व्यक्ति क्या डर जाता है, यानी दंड का आधार है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं आज्ञा का है, दूसरा क्या है? उसे आज्ञा देंगे कि हाँ तेरा जो मर्जी है वो बता, तेरे जो मन कहता है वो बता। तो प्री कन्वेंशनल स्तर है, पूर्व परंपरागत स्तर है। इसमें 4 से 10 वर्ष का बालक होता है, उसके सामने विभिन्न प्रकार की जो भारी घटनाएं होती है उन घटनाओं के बारे में उससे पूछा जाता है कि तुम इसके बारे में अपना विचार दो, तुम इस बारे में बताएं। तो बालक क्या स्वयं अपनी इच्छा से उसके बारे में बताता है। इसको भी 2 भागों में बांट दिया। कई बार बालक बताता नहीं तो उसे आज्ञा कहेंगे कि मेरी ये आज्ञा है कि तू इसके बारे में बताए, तो गुरु की आज्ञा का पालन कर सकता है। दूसरा उसे दंड का भय दिखाकर अगर तू नहीं बताएगा तो उसे इस प्रकार दिएगा। अगर दूसरी कहा जाता है अहंकार है, ठीक है, अहंकार दिखाकर कहा तू ये बताएगा, ठीक है, या तो तू ये करेगा तो मुझे, तू ये करेगा, ये बताएगा तो मैं तुझे ये चीज दूंगा। ये कौन सा? प्री कन्वेंशनल स्तर है, पूर्व परंपरागत स्तर है। 4 से 10 वर्ष का बालक है। लॉरेंस कोलबर्ग ने इस अवस्था में नैतिकता के बारे में जाना है। दूसरा आता है कन्वेंशनल स्तर है, परंपरागत स्तर है। कौन सा आता है? कन्वेंशनल स्तर है, या इसे परंपरागत स्तर कहा जाता है। 4 से 10 का पूर्व परंपरागत। अब 10 से 13 जो होता है, 10 से 13 वर्ष का जो बालक होता है वो अवस्था कौन सी कहलाती है? परंपरागत स्तर है। इसमें बालक तर्क का चिंतन का आधार जो होता है, इसमें बालक के बारे में तर्क और चिंतन करेगा, वही नैतिकता के बारे में बताएगा। तर्क चिंतन का अब आधार है, उसमें तो कौन सी थी? भारी घटना थी। इसमें अगर बात करेगा बालक तो है, इसमें तर्क व चिंतन का आधार सामाजिक भावना होती है, सामाजिक घटना होती है, उस समाज में जो रहता है उसकी होता है। इसकी 2 अवस्थाएं होती है। यानी अगर हम बात करते हैं परंपरागत जो स्तर है, परंपरागत स्तर है, पूर्व परंपरागत 4 से 10 था। परंपरागत की बात करते हैं 10 से लेकर 13 वर्ष का जो बालक होता है उसके तर्क व चिंतन का आधार देखा जाता है, और इसमें जो आधार होता है वो क्या? सामाजिकता की भावना होती है, यानी समाज के होते हैं। उसमें बिठा दिया जाता है और पूछा जाता है कि तुम समाज के बारे में तेरे क्या विचार है, तेरी नैतिकता से संबंधित क्या विचार बता।
बालक उनके बारे में बताता है। तो दो अवस्थाओं के आधार पर बालक इसका निर्णय करता है। पहले अगर बात करते हैं प्रशंसा की अवस्था या उत्तम लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था, उसे बता दिया जाएगा कि उसकी प्रशंसा करेंगे कि तू समाज के लोगों के बारे में बताएगा तो वो क्या कहेंगे, हाँ तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का या बहुत अच्छी लड़की, उत्तम उसकी प्रशंसा की जाएगी। दूसरा अगर बात है कि किसी बालक से समाज के लोगों के बारे में पूछा जा रहा है, दूसरा कौन सा आता है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था, यानी कोई बालक होगा वो समाज के प्रति क्या भाव रखता है तो उससे कहेंगे हाँ तूने समाज के लिए क्या, तूने बहुत अच्छा बता रहा है, तू बहुत अच्छा कर रहा है। तो इस प्रकार के दो स्तरों पर उस बालक से क्या है पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं तीसरा स्तर है। तीसरा स्तर कौन सा होता है, पोस्ट कन्वेंशनल स्तर है, पश्च परंपरागत स्तर है। पोस्ट कन्वेंशनल स्तर है, पश्च परंपरागत स्तर है, यानी जब बालक की उम्र 13 वर्ष के बाद, 13 वर्ष का जो बालक हो जाता है उसके बाद की जो अवस्था होती है उसे पश्च परंपरागत स्तर कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इस अवस्था में बालक के तर्क व चिंतन का आधार क्या होता है, विवेक होता है, यानी अपने माइंड से उत्तर देगा, न तो बाहरी परिवेश में उसे दिखाया जाएगा, न समाज के लोगों में उसे बिठाया जाएगा, उसे कहेगा तेरे विवेक से उत्तर दे। उसके तर्क व चिंतन का आधार कौन सा होता है, विवेक होता है, दिमाग होता है, उसके दिमाग से माध्यम से करता है। इसके भी दो अवस्था होती है, सामाजिक समझौते की अवस्था है, इसकी भी क्या होती है, सामाजिक समझौते की अवस्था है, यानी उसके सामने किसी प्रकार की समस्या ला दी है तो वो क्या समझौता करेगा कि मैं इसके बारे में क्या उत्तर दूं। तो ये कौन सा है, विवेक के माध्यम से अपना उत्तर देता है। तो पहला कौन सा आता है, सामाजिक समझौते के माध्यम से बताता है, और दूसरा कौन सा आता है, विवेक के माध्यम से बताता है। तो ये कौन सी थी, पश्च परंपरागत स्तर है। तो लॉरेंस कोलब्रक ने विकास का सिद्धांत दिया था। विकास के सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो इस सिद्धांत का नाम क्या आता है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक लॉरेंस कोलब्रक है। नैतिक विकास के सिद्धांत में लॉरेंस कोलब्रक क्या है, किसी भी व्यक्ति के नैतिकता के बारे में विश्लेषण करना चाहता है, उस नैतिकता का विश्लेषण व तर्क व चिंतन की अवधारणाओं के आधार पर करना चाहता है, यानी बालक का तर्क किस प्रकार का है, उसकी चिंतन करने की क्या क्षमता है नैतिकता के बारे में, तो उसके बारे में उसका विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण उनमें 6 अवस्थाओं के माध्यम से किया। 6 जो अवस्थाएं हैं उनको 3 स्तरों पर बांटा। कौन सी 3 स्तरों पर बांटा है, पूर्व परंपरागत स्तर होता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है, 4 से 10 वर्ष का जो बालक होता है उसके बारे में क्या है पूछा जाता है, उसको बिठाया जाएगा, उसके सामने विभिन्न प्रकार की भारी घटनाएं घटित की जाती है और उन घटनाओं के बारे में उसे कहा जाता है कि तुम इसके बारे में विश्लेषण करो, तुम अपने विचार दो, तुम अपने तर्क दो। तो बालक है वो समस्या के बारे में देखता है, उसके सामने जो घटना घटित होती है तो वो उसके बारे में देखता है, उत्तर देता है। इसको उन्होंने 2 अवस्थाओं में बांटा है, 6 अवस्थाएं और स्तर कितने, 3 है, प्री कन्वेंशनल है और परंपरागत स्तर है या पश्च कन्वेंशनल स्तर है। इस प्रकार 3 स्तर बांटे, अवस्थाएं कितनी, 6 बांटी। तो 2 अवस्थाएं इसमें है, यानी बालक को एक तो क्या है दंड दिया जाएगा, दंड के माध्यम से पूछा जाता है, दूसरा अगर आज्ञा है, दंड या आज्ञा है, तीसरा के अहंकार दिखाकर पूछा जाता है, आज्ञा व दंड है, दूसरा कौन सा है, अहंकार है। तो इस प्रकार कितनी अवस्थाएं, 2 होगी। इसके बाद बालक पहुंचता है दूसरे स्तर पर। दूसरा स्तर का अपना नाम कौन सा था, अगर हम बात करते हैं दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर है, यानी कन्वेंशनल स्तर है। इसमें बालक के 10 से 13 वर्ष का ही हो जाता है। इसमें बालक है सामाजिक परिवेश के आधार पर उत्तर देता है और सामाजिक अवधारणाओं को लागू करके तर्क व चिंतन का आधार करता है, तर्क व करता है। तो इसमें भी 2 अवस्थाएं बना दी गई, इनके द्वारा 2 अवस्थाएं बता दी। उत्तम प्रशंसा की अवस्था है, यानी लड़का अच्छा है, लड़का है, या सामाजिक जो व्यवस्था है उसकी अवस्था है। उत्तम प्रशंसा की अवस्था है, सामाजिक व्यवस्था की अवस्था है। तीसरा था पश्च परंपरागत स्तर है, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्तर है। 13 वर्ष के बाद जब बालक आ जाता है, उसकी उम्र 13 के बाद की होती है, तो उसके बाद में उसे कहीं विवेक के माध्यम से किसी भी समस्या के बारे में तर्क व चिंतन करने के लिए कहा जाता है। इसकी भी 2 अवस्थाएं बताई थी, सामाजिक समझौते की अवस्था है और दूसरी अगर हम बात करते हैं विवेक की अवस्था है। इस प्रकार लॉरेंस कोलब्रक के द्वारा ये अपनी अवस्थाएं हैं वो बताई गई थी। कितने, 3 स्तर थे, 6 अवस्थाएं थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लॉरेंस कोलब्रक ने नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं और बताई। ये अवस्थाएं तो बताई है, इसके अलावा लॉरेंस कोलब्रक के हैं अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताते हैं, 5 अलग अवस्थाएं बताते हैं। 6 तो ये बताइए, इसके अलावा 5 अलग अवस्थाएं बताते हैं। ये तो कौन सी आती है, पूर्व नैतिक अवस्था है। कौन सी आती है, पूर्व नैतिक अवस्था है, यानी 0 से 2 वर्ष की अवस्था। इसमें सिंपल पूछा जाता है कि लॉरेंस कोलब्रक ने इन 6 अवस्थाओं के अलावा और कितनी अवस्थाएं बताई, तो 5 और बोले। पहले की अगर बात करते हैं 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, पूर्व नैतिक अवस्था है। दूसरी अगर हम बात करते हैं सब केंद्रित अवस्था है, 2 से 7 वर्ष का, यानी बालक इस अवस्था में केवल अपने ऊपर ध्यान देता है,
अपने ऊपर ही केंद्रित रहता है। तो सब केंद्रित अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। तीसरी अगर हम बात करते हैं, परंपराओं को धारण करने की अवस्था है। इस अवस्था में बालक जो होता है परंपराओं को धारण करता है, यानी परंपराओं को धारण करने की अवस्था है। कोई भी बात, अध्यात्म की बात है, नियम की बात है, नैतिकता की बात है, तो बालक क्या है, किसी भी प्रकार से चीजों को धारण करता है, यानी 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। कौन सी आती है? 7 से 12 वर्ष की अवस्था जो होती है, इसमें बालक की परंपराएं, कोई नियम है, कानून है, अपनी नैतिकता की बात, उन चीजों को धारण करता है। इसके बाद की हम बात करते हैं आधारहीन यानी आत्म चेतना अवस्था है। 13 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये आधारहीन या आत्म चेतना अवस्था होती है। इसमें क्या बालक कोई आधार नहीं होता, इसमें मित्रता होती है, खोखली होती है, क्षणिक होती है, कभी भी लड़ दे, कभी भी झगड़ ले। तो इस अवस्था को आधारहीन या आत्म चेतना अवस्था कहा जाता है। यानी इस अवस्था में जो बालक होती है उसकी मित्रता होती है, वो क्या खोखली होती है, कोई घनिष्ठता का लेना देना नहीं है। मित्र बनेंगे 13 से 18 वर्ष की उम्र जो होती है, मित्र बनते हैं, खोखले होते हैं। ये एक वास्तविकता से, ये अवस्था जो होती है बालक को वास्तविकता से दूर ले जाती है, यानी क्षणिक मित्रता होती है, ये करेंगे वो करेंगे, इस प्रकार जो अहम मुख्य जो बात है उससे क्या है, दूर ले जाती है। इसमें जो होता है, इस अवस्था में किशोरों का व्यक्तित्व सिग्मंड फ्राइड के, किशोरों का जो व्यक्तित्व होता है, किशोर हो जाते हैं बालक 13 से 18 में, किशोरों का जो व्यक्तित्व जो होता है वो अगर हम बात करते हैं सिग्मंड फ्राइड के द्वारा सुपर ईगो द्वारा संचालित होता है। इसलिए इस अवस्था को अगर बात करते हैं देवदूत कहा जाता है। यानी इस अवस्था में क्या, वास्तविकता कोई लेना देना, ईगो का कोई लेना देना नहीं, इड का कोई लेना देना नहीं, दूसरे ही भावों में घूमते रहते हैं, यानी हम ये करेंगे, खोखली मित्रता होती है। तो ये अगर हम बात करते हैं इस अवस्था को, इसलिए क्या कहा जाता है, आधारहीन आत्म चेतना अवस्था है। इसके बाद 5वां आता है आधारयुक्त आत्म चेतना अवस्था है। आधारयुक्त यानी उसका बेस तैयार होगा। आधारयुक्त आत्म चेतना अवस्था है 18 के बाद, जब बालक का उम्र 18 वर्ष हो जाती है उसके बाद की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में व्यक्ति की बातें आधारयुक्त हो जाती है, तर्कयुक्त हो जाती है। बालक जो 18 वर्ष की उम्र हो जाती है, बाद में क्या तर्क वितर्क करता है, वास्तविकता करता है। वास्तविकता के आधार पर वह किसी भी प्रकार का निर्णय लेता है, किसी चीज के बारे में बताता है। इसकी अवस्था की अगर बात करते हैं, आधारयुक्त होती है। व्यक्ति केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विचारों के माध्यम से कार्य करता है। पहले तो क्या थी, आधारित अवस्था थी, यानी 13 से 18 में क्या है, आधारित केवल भावनाओं में व्यक्ति विचार करता, ये मेरा मित्र, ये इस प्रकार का है। लेकिन 18 के बाद की जो अवस्था आ जाती है उसी आधारयुक्त अवस्था कहा जाता है, या आत्म चेतना अवस्था के नाम से जानते हैं। यानी इस अवस्था में बालक है, तर्क वितर्क करेगा, वास्तविक निर्णय लेगा, उनके बारे में बताएगा। तो ये हमारा क्या सिद्धांत, लॉरेंस कोरबर्ग का नैतिक सिद्धांत है, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगले 2 सिद्धांत और उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो वो अगले सेशन में देखेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना है, थैंक यू।